हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम नीट और जेट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज लाए हैं जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 से 20 क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम में जेट हुआ, नीट हुआ, IUCAT हुआ, कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हुआ या टीचर के कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ और अन्य कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जैव प्रौद्योगिकी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। और ज़रूर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज बायोटेक्नोलॉजी की। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ई कोर आर फर्स्ट द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिड्रोम का क्रम है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और हूबहू कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन डी है, ये डी इसका उत्तर रहेगा। आपको पता है कि डीएनए के अंदर जब डीएनए के अंदर अपन इस पैलिड्रोम अनुक्रम के बारे में बात करते हैं तो जी सी में कन्वर्ट हो जाता है, ए टी में हो जाता है और ए टी में हो जाता है, टी ए में हो जाता है, टी ए में हो जाता है और सी जी में हो जाता है। तो इसका उत्तर डी रहेगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनना है। अपने को इसमें गलत कथन को चुनना है। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। यहाँ पे किस एंजाइम की बात हो रही? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही। और आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। इसको अपन आणविक कैंची के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट खंडों को पहचानता है और उनको काटने का काम करता है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो चर्चा करते हैं अपन। पहला ऑप्शन है, यह एंजाइम डीएनए पर एक विशिष्ट पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। बिल्कुल सही बात है, यह पहचानता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि इसमें गलत कथन का चयन करना है अपने को। तो पहला तो राइट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे उत्तर पहला नहीं है। दूसरा है, यह एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए स्थल पर डीएनए अणु को काटता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको कैंची कहते हैं, आणविक कैंची। और यह आणविक कैंची डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर उसको काटने का काम करती है। जैसे ये विशिष्ट अनुक्रम को पहचान के यहाँ से ये इसको कट लगा देगा और बाहर निकाल लेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना सही हो गया। यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्तरों पर जोड़ता है। यहाँ पे देखो जोड़ना लिखा हुआ है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कभी भी जोड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे आणविक कैंची कहते हैं और कैंची का काम होता है काटना डीएनए के खंडों को। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो चुका है और अपने को इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन का ही चयन करना था। तो समझ में आ रहा है, दो ऑप्शन तो अपने राइट हो गए, एक गलत हो गया। अब तीसरे को और देख लेते हैं अपन। यह एंजाइम प्रत्येक लड़ी के शर्करा फास्फेट आधार स्तंभ के विशिष्ट स्थानों पर काटता है। देखो यहाँ पे भी काटना आ गया, जहाँ पे काटना आ गया, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटने का काम कर रहा है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? आपको पता है गलत कथन इसमें सी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित कथन प्रतिबंधित, ये तो हो चुका है अपना। बीटी कपास की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। आपको बीटी कपास के बारे में पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो फसल की बात करी जाती है, बीटी कपास, आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के अंदर मैंने कुछ किस्मों के बारे में बात करी थी, जिसमें बीटी कपास था, फ्लेवर सेवर टमाटर था। तो यहाँ पे बीटी कपास के बारे में क्वेश्चन आया है। आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में इस बीटी का मतलब होता है बेसिलस थुरेंजेसिस। क्या होता है? बेसिलस थुरेंजेसिस। तो बीटी कपास की कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। मध्यम उत्पादन, लंबा रेशा तथा बीटल पीड़कों से प्रतिरोधी। याद रखना, ये बीटल पीड़कों से प्रतिरोधक नहीं है। उच्च उत्पादन तथा
अविषी प्रोटीन क्रिस्टलीकरण के उत्पादन में, जिससे डिप्टेरियन पीड़क मर जाते हैं। उच्च उत्पादन तथा बाल, याद रखना बीटी कपास का क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए और किसी इंसेक्ट की बात होती है तो एक तो ये उच्च उत्पादन करती है बीटी कपास और बालवर्मस के लिए प्रतिरोधी होती है। एक कीड़े का नाम है बालवर्मस और वह जो पीड़क होता है कपास को कपास के नवजात कलियों को खा जाता है, इसलिए रुई के उत्पादन में कमी होती है। अर्थात बीटी कपास, वैज्ञानिकों ने बीटी कपास का निर्माण कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बीटी कपास का निर्माण किया, इसमें से ये कीड़ा मर जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो कौन सी एक परजीवी फसल है जो विकासशील में रतौंधी, आपको पता है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी रोग में रात का अंधापन भी कहते हैं इसको। तो जो रात को नहीं दिखाई देता है 6 बजे, अभी इसमें एक फिल्म भी आई थी आपको पता है सिक्सर, अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो इसमें जो हीरो रहता है उसको 6 बजे के बाद रात को दिखाई नहीं देता, तो उसको भी रतौंधी रोग होता है। तो विकासशील, आपको पता होना चाहिए भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में रतौंधी की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। तो वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस बीमारी को दूर करने के लिए एक फसल का उत्पादन किया है, जिस फसल को अपन गोल्डन राइस या सुनहरा चावल कहते हैं। तो इसमें ये उत्तर सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक पीले कलर के चावल आते हैं मार्केट के अंदर, वो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं और उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और इसमें विटामिन ए होता है, इसका मतलब अगर कोई सुनहरा चावल बना के खा रहे हैं तो उसको विटामिन ए मिल जाएगा और उसको रतौंधी रोग नहीं होएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइस बी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वो कौन सी परजीवी फसल है? ये हो चुका है। वर्ष 1990 में एडिनोसिन डायएमिनेज की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो एक एग्जाम गई थी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 वर्ष की जो लड़की थी उसके अंदर किसकी कमी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एडीए बनाया गया, एडिनोसिन डायएमिनेज। क्या होता है कि मानव के अंदर टी लिम्फोसाइट होती है। कौन सी लिम्फोसाइट होती है? टी लिम्फोसाइट होती है। मानव के अंदर जो टी लिम्फोसाइट होती है वो लिम्फोसाइट हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है और अगर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो वातावरण में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो हम पे हावी हो जाती है। जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस के संक्रमण में आपने देखा होगा कितने नौजवान की मृत्यु हो चुकी थी। जो बूढ़े थे वो भी मर रहे थे, नौजवान भी मर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो भी मर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर ही नहीं अपितु तो पूरे विश्व के अंदर इस कोरोना ने बहुत ही ज़्यादा मौतें की है। तो उसमें क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है और जिसका टी लिम्फोसाइट मजबूत होगा वो जल्दी से बीमार नहीं होगा क्योंकि वो वातावरण के अंदर टी लिम्फोसाइट उससे उन बीमारियों से लड़ने का काम करेगा। तो टी लिम्फोसाइट में याद रखो एडीए होता है, एडिनोसिन डायएमिनेज करके एक होता है जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट में होने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन एक 1990 में केस आया, 4 साल की एक लड़की थी,
4 साल की एक लड़की थी, उस लड़की के टी लिम्फोसाइट में एडीए की कमी थी, यानी एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी थी। अब वो लड़की जल्दी जल्दी बीमार होने लगी और उसका पूरा टी लिम्फोसाइट सिस्टम कमजोर होने लगा था। तो वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। जैव प्रौद्योगिकी, जिसका टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं ना, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उस लड़की के शरीर में, उस लड़की के टी लिम्फोसाइट के अंदर एडीए डाल दिया गया। और क्वेश्चन जो इससे आया है, क्या ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित, प्रतिरक्षा चिकित्सा से संबंधित है, विकिरण चिकित्सा से संबंधित है, जीन चिकित्सा से संबंधित है, रसायन चिकित्सा से संबंधित है? देखो यहाँ पे रसायन और विकिरण तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अब बहुत से बच्चे प्रतिरक्षा चिकित्सा और जीन चिकित्सा में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीन चिकित्सा से संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर जीन में माइग्रेट होता है, जीन में फेरबदल करके एडीए बनाया जाता है और टी लिम्फोसाइट में डाला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। पुनर्योगज डीएनए द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन। काफी एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए को आरडीएनए कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, मैंने पूरा A to Z हिस्ट्री बता दी थी कि किस प्रकार से आरडीएनए को बनाया जाता है। आरडीएनए को अपन काइमेरा डीएनए भी कहते हैं, काइमेरा डीएनए भी कहा जाता है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने ये टॉपिक जो पढ़ाया उसमें बताया था कि आरडीएनए कैसे बनाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपने को लक्ष्य डीएनए को काटना पड़ता है, वांछित डीएनए को, उस कटे हुए डीएनए को अपन वाहक के अंदर जोड़ देते हैं, वाहक डीएनए के अंदर जोड़ दिया जाता है। वाहक डीएनए में जोड़ के आरडीएनए की बनाया जाता है। तो आरडीएनए या पुनर्योगित डीएनए द्वारा मानव हार्मोन, पहला मानव हार्मोन कौन सा है? याद रखो, पहला मानव हार्मोन का नाम, यहां से आप स्क्रीनशॉट खींच के भी ये पूरी डिटेल उतार सकते हैं, क्योंकि देखो अपने पास इतना टाइम होता नहीं, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुकी है। तो इसके लिए अपन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन के आसपास क्या क्या मैटर लिखा हुआ है वो आप जरूर देखें। तो मानव द्वारा निर्मित पहला हार्मोन का नाम था ह्यूमोलिन। याद रखना, ह्यूमोलिन। और ह्यूमोलिन क्या है? तो ह्यूमोलिन एक इंसुलिन है। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। याद रखना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा पहला मानव हार्मोन इंसुलिन है, और उसका अगर नाम आ जाए कि इंसुलिन का क्या नाम है तो ह्यूमोलिन है। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा ह्यूमोलिन, बाकी 3 रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन लेते हैं अपन। जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जु को जब अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों से अभिरंजित किया जाता है तो वो कैसे दिखते हैं? जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से, देखो क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस विधि की बात हो रही है। यहाँ पे किस विधि की बात हो रही है? जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस विधि की बात हो रही है। आपको पता है जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस विधि में डीएनए के खंडों को अपन जमाते हैं, जिसमें से बड़े खंड एक साइड हो जाते हैं और छोटे खंड लास्ट में आ जाते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन है कि जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं डीएनए के खंडों को, और उसको किससे देखा जाता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो यहां से 5-6 क्वेश्चन कवर हो रहे। सबसे पहले याद रखो कि जो डीएनए के खंड है, डीएनए के जो खंड है जिसको अपन ने किससे काटे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे। उन खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। उन खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा आ गया इसके अंदर कि उनको देखने के लिए अपने को अल्ट्रा वॉयलेट किरणें, कौन सी किरणें? अल्ट्रा वॉयलेट किरणें या यूवी किरणें अगर उसके ऊपर डालेंगे तो ही वो दिखाई देंगे, और वो दिखाई देंगे गहरे लाल कलर की पट्टियों के रूप में। तो ये उत्तर हो जाएगा अपना गहरे कलर चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे। ये नहीं दिखाई देंगे, ये नहीं दिखाई देंगे, ये नहीं। तो चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में डीएनए के खंड को कब देखेंगे? जब इसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे और उस पर अल्ट्रावायलेट किरणें डालेंगे, तब जाके वो नारंगी कलर की दिखाई देंगे। याद रखना, ऑरेंज कलर की दिखाई देंगे।
चमकीली ऑरेंज कलर की दिखाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा इसका चमकीली नारंगी पट्टी, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, वो कहलाता है। देखो अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया है, उसी से संबंधित है, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब डीएनए खंड को काटा जाता है एक स्पेशल जगह से, और वो काटता है एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है, तो उस जो वो डीएनए के खंड को काटता है ना, वो किस जगह से काट रहा है, उसके पहचान के क्रम को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो क्या ओकाजाकी खंड कह रहे हैं क्या? तो आपको पता है ओकाजाकी खंड नहीं हो सकता, ओकाजाकी खंड नहीं हो सकता। क्या पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कह रहे हैं क्या? देखो मैंने कहा था कि डीएनए के खंड एक विशिष्ट स्थान से पहचानने के क्रम को ही पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कह रहे हैं, इसका मतलब ये उत्तर राइट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो उत्तर कौन सा हो गया इसमें? बी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के विशिष्ट खंडों को पहचानने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेगा, और उस पहचानने के क्रम को ही अपन पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। आपको याद होगा मलयालम, आपको याद होगा जहाज, ये कुछ उदाहरण हैं इसके जो आगे से पढ़ने से और पीछे से पढ़ने से सेम होते हैं। तो ऐसे क्रम को अपन पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एगारेस जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? अभी ये क्वेश्चन किया अपन ने इससे जस्ट पहले से पहले वाले में कि डीएनए के खंड को देखने के लिए उसको कौन से अभिरंजित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर गाइस आप बता सकते हो, इसका उत्तर क्या ये है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी बताया अपन ने कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, एलिनिन ब्लू नहीं हो सकता, एसिटोकार्बीन नहीं हो सकता, इथिडियम ब्रोमाइड अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, तो इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर है अपना डी। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये भी पूछा गया है 2017 की नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2017 की नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अभी डीएनए के खंड कैसे होते हैं? क्या धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, कि वे अपने अमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर जानने से पहले हमेशा याद रखना कि जो डीएनए के खंड होते हैं वो हमेशा ऋणात्मक ही होते हैं, कुछ भी हो जाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जेल विद्युत कण संचलन, जेल विद्युत कण संचलन, जेल विद्युत कण संचलन के दौरान एगारेस जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? मतलब इसमें एक सही मानदंड की बात करनी है अपने को। तो याद रखना, जब जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस की बात होती है ना, तो इसके अंदर जो अपेक्षाकृत छोटे अमाप के खंड होते हैं वो अपेक्षाकृत दूर हो जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी। अभी जस्ट मैंने बनाया था कि ये डीएनए के जो खंड होते हैं, बड़े खंड तो इस साइड में होते रह जाते हैं, और जैसे जैसे अपन दूर जाते रहते हैं तो ये डीएनए के खंड कैसे होने लगते हैं? छोटे होने लग जाते हैं। तो ये डीएनए के खंड, ये वाले डीएनए के खंड बड़े हो गए, जैसे जैसे अपन दूर होते जाएंगे तो डीएनए के खंड छोटे होते जाएंगे। तो अपेक्षाकृत छोटे खंड, अमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और घुमा के पूछते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहा है ये। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था हिंड सेकंड, और इसमें उत्तर भी यही है। तो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है? तो हिंड सेकंड है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम निर्मित रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होगा? तो उसका उत्तर भी हिंड सेकंड होगा। तो इसका उत्तर क्या है? हिंड सेकंड। याद रखना, हिंड सेकंड प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपयोग के साथ जीव का मिलान करें। ये मतलब एक टेबल दे रखी, इस टेबल के अंदर अपने को सही तरीके से मिलाना है, फिर देखना कि उत्तर क्या है और क्या हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है बेसिलस थुरिंजेसिस ए, और कॉलम याद रखो, इसको इससे मिलाना है। ए को अपने को 1 2 3 4 में से किससे मिलाना है? तो इसको आपको पता है कि थर्मस इक्वेटिकस, ये देखो थर्मस इक्वेटिकस, मैंने क्लास में डायरेक्ट बताया था कि थर्मस इक्वेटिकस क्या है। तो थर्मस इक्वेटिकस पीसीआर टेक्निक के अंदर यूज होने वाला एक जीवाणु है। और बेसिलस थुरिंजेसिस, साल्मोनेला, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरियंस, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक क्लोनिंग वेक्टर है। तो सी ए से मिल जाएगा, तो सी में ए कहाँ है? सी में ए, एक तो ये रहा और एक या, यानी उत्तर अपने पास या तो डी होना चाहिए या बी होना चाहिए। और बेसिलस थुरिंजेसिस आपको पता है, बेसिलस, स्टॉप करना, तो इसका मतलब ए गलत हो गया और सी गलत हो गया, और उत्तर क्या होना चाहिए अपने पास? ए बी होना चाहिए या डी होना चाहिए। अब आपको पता है कि थर्मस इक्वेटिकस पीसीआर से संबंधित है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से संबंधित है। तो डीएनए पॉलीमरेज, ये रहा डीएनए पॉलीमरेज तीसरे में, तो बी का तीसरे में कहाँ मिल रहा? तो बी का तीसरे में ये मिल रहा, तो बी का तीसरे में एक ही, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा अपना ये वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी में पहले में चौथा, तो पहले में चौथा क्राई प्रोटीन, पहले में इसको चौथे से मिला लो, पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, बी में तीसरे से मिला लो क्राई प्रोटीन, तो बी में तीसरा लिख लो, सी में पहला लिख लो और डी में दूसरा लिख लो। ठीक है, सारणी में आपको मिल जाएगा। एक या दो भी होंगे तो भी आपको इस ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और नंबर लाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। इसका ये सीक्वेंस होगा तो उत्तर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मिलान करिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीटी कपास, आपको पता है बीटी कपास में बीटी क्या था? तो बीटी था, बीटी कपास में बीटी क्या था? बेसिलस थुरिंजेसिस था ना। तो ए को चौथे से मिलाना, तो ए का चौथे में देखो एक ही में मिल रहा है, बाकी ए का चौथे में है क्या? कहीं पे नहीं है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे सिंपल, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी जीन चिकित्सा से अभी बढ़ी अपन ने, तो बी का पहला हो जाएगा। ये रहा बी का पहला, और बी में भी पहला ये, तो उत्तर हो जाएगा अपना डी, ये वाला। तो इस तरीके से अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। कभी भी अगर आप तैयारी करो ना तो ऐसी ही करनी चाहिए कि अपने आप को उस तैयारी पे शर्म नहीं आनी चाहिए। उस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी में कुछ कमी है, और अगर अपनी तैयारी में कुछ कमी होती है ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ अपन होते हैं। तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुकी है। ऐसे अन्य एमसीक्यू में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, हर टॉपिक से ऐसे एमसीक्यू लाऊंगा। आपको इन एमसीक्यू को करना है और आपको खुद को एनालिसिस करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को आने वाली नीट, जेट, IUCAT और अदर्स कंपटीशन एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, और अन्य फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन ले आएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और आगे आने वाले वीडियो को आप इसका लाभ उठाएं। याद रखना, इस चैनल पे सारी कंपटीशन एग्जाम, खास तौर से मेडिकल लाइन की कंपटीशन एग्जाम के लिए ये कांठल प्रदेश का फर्स्ट चैनल है। और आप हमारे इस चैनल को अगर आप आगे पहुंचाएंगे ना, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।